आज अपन पढ़ेंगे प्रसव या पार्चुरेशन क्या होता है, ठीक है ना। तो पहले इसकी परिभाषा देखिए। किसी भी मादा पशु का गर्भकाल पूर्ण होने के बाद भ्रूण व फीटल मेम्ब्रेन का बिना किसी बाह्य सहायता से प्रजनन अंगों से बाहर निकलना प्रसव कहलाता है। तो प्रसव किसको बोलते हैं? किसी भी मादा पशु का गर्भकाल पूर्ण होने के पश्चात भ्रूण और फीटल मेम्ब्रेन बिना किसी बाह्य सहायता से प्रजनन अंगों से बाहर निकलना प्रसव कहलाता। देखो, जो नॉर्मल डिलीवरी होती है उसको अपन यूटोकिया बोलते हैं, सामान्य प्रसव। और डिफ़िकल्ट प्रसव, प्रसव में कठिनाई होती है, उसको डिस्टोकिया कहा जाता है। ये अपन ने परिभाषा में पढ़ा था कि नॉर्मल प्रसव यूटोकिया, प्रसव में कठिनता डिस्टोकिया, ठीक है ना। आगे देखते हैं। प्रसव के दिन भ्रूण निर्धारित करता है, जबकि प्रसव का समय मादा। जो प्रसव का जो दिन होता है ना, वो तो भ्रूण निर्धारित करता है, जबकि प्रसव का समय मादा। क्या होता है प्रसव? गर्भकाल पूर्ण होने के बाद भ्रूण व फीटल मेम्ब्रेन का बिना किसी बाह्य सहायता से प्रजनन अंगों से बाहर निकलना प्रसव कहलाता है। प्रसव का दिन भ्रूण निर्धारित करता है, जबकि प्रसव का समय मादा निर्धारित करती है। अपन देखेंगे विभिन्न पशुओं में प्रसव क्रिया को क्या कहा जाता है, ठीक है ना। जैसे गाय, भैंस, हाथी और ऊँटनी में काल्विंग कहा जाता है। किस किस में? गाय, भैंस, हाथी, ऊँटनी में प्रसव प्रक्रिया को काल्विंग कहा जाता है। भेड़ में लेम्बिंग कहा जाता है, ठीक है ना। बकरी में किडिंग कहा जाता है। सुअर में फोरोइंग कहा जाता है। महत्वपूर्ण, बार बार पूछा जाता है। सुअर में प्रसव प्रक्रिया को क्या कहेंगे? फोरोइंग। कुत्ते में वेल्पिंग, बिल्ली में क्वीनिंग, मुर्गी में अपन बोल सकते हैं हैचिंग बोल सकते हैं, ठीक है ना। लेइंग बोल सकते हैं और ओवी स्थिति बोल सकते, क्या हैचिंग बोल सकते हैं, लेइंग बोल सकते हैं, ओवी स्थिति बोल सकते हैं। घोड़े में फोलिंग, खरगोश में किडिंग, लायन और टाइगर में क्यूबिंग। एक बार और सुनिए। गाय, भैंस, हाथी, ऊँटनी में काल्विंग। गाय, भैंस, हाथी और ऊँटनी में प्रसव प्रक्रिया को काल्विंग। भेड़ में प्रसव प्रक्रिया को लेम्बिंग। बकरी में प्रसव प्रक्रिया को किडिंग। सूरी में प्रसव प्रक्रिया को फेरोविंग। कुत्ते में प्रसव प्रक्रिया को वेल्पिंग। बिल्ली में प्रसव प्रक्रिया को क्वीनिंग। मुर्गी में प्रसव प्रक्रिया को हैचिंग, लेइंग या ओवी स्थिति। घोड़े में प्रसव प्रक्रिया को फोलिंग। खरगोश में प्रसव प्रक्रिया को किंडलिंग, ठीक है ना। और लायन और टाइगर में क्यूबिंग, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। अब अपन बात करते हैं प्रसव प्रक्रिया की। तो अपन प्रसव प्रक्रिया समझने से पहले देखते हैं कि प्रसव क्रिया को पूर्ण करने के लिए कुछ कारण होते हैं ना। तो दो कारण हो सकते हैं, या तो यांत्रिक कारण हो सकता है या हार्मोनल कारण हो सकता है। तो यांत्रिक कारण में क्या होता है? जैसे बच्चे का आकार बढ़ जाएगा, ठीक है ना। गर्भाशय की मसल्स खींच जाएगी, प्लेसेंटा में रक्त आपूर्ति रुक जाएगी। तो ये कैसे यांत्रिक कारक हो गए? क्या क्या? बच्चे का आकार में बढ़ जाना, गर्भाशय की मसल्स का खींच जाना और प्लेसेंटा में रक्त आपूर्ति रुक जाना। हार्मोनल कारक, ठीक है ना, या फीटल कारक भी बोल सकते हैं इसको अपन। तो प्रसव की क्रिया को शुरू करने के लिए, पूर्ण करने के लिए माँ और बच्चे दोनों द्वारा उत्पन्न हार्मोन, माँ के द्वारा भी कुछ हार्मोन उत्पन्न होते हैं, फीटस के द्वारा भी कुछ हार्मोन उत्पन्न होते हैं और प्रसव प्रक्रिया की शुरुआत हो जाती है। तो अब अपन करते हैं प्रसव प्रक्रिया की शुरुआत। सबसे पहले क्या होता है कि भ्रूण में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। जैसे ही भ्रूण में ऑक्सीजन की कमी हुई तो भ्रूण की हाइपोथैलेमस में क्या होगा? उद्दीपन होगा। तो जिससे भ्रूण की पीयूष ग्रंथि में उद्दीपन होगा। जैसे भ्रूण में ऑक्सीजन की कमी हुई, भ्रूण की हाइपोथैलेमस में उद्दीपन हुआ, और जब हाइपोथैलेमस में उद्दीपन हुआ तो पीयूष ग्रंथि में उद्दीपन होगा। हाइपोथैलेमस पीयूष ग्रंथि को संदेश भेजेगा और पीयूष ग्रंथि में उद्दीपन हो जाएगा और एड्रिनल कॉर्टेक्स से उद्दीपन, पीयूष ग्रंथि फिर एड्रिनल कॉर्टेक्स में उद्दीपन होगा, जिससे ACTH का बनेगा, एड्रिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। देखो, ऑक्सीजन की कमी हुई, हाइपोथैलेमस में उद्दीपन हुआ, पीयूष ग्रंथि में उद्दीपन हुआ, एड्रिनल कॉर्टेक्स में उद्दीपन से ACTH का बन गया। यहाँ तक समझ में आया? फिर क्या होगा? एड्रिनोकोर्टिकॉइड का निर्माण हो जाएगा। ये एड्रिनोकोर्टिकॉइड क्या करता है? प्रोजेस्टेरोन को एस्ट्रोजन में बदलना एड्रिनोकोर्टिकॉइड का काम है। प्रोजेस्टेरोन गर्भाशय मेंटेनेंस करता है, अब इसको एस्ट्रोजन में बदलना पड़ा, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन रहेगा वहाँ तक प्रसव होगा नहीं, तो प्रोजेस्टेरोन को एस्ट्रोजन में बदलना। उसके बाद क्या होगा? इसके बाद गर्भाशय की एंडोमेट्रियम से PGF2 अल्फा का स्त्रावण होगा और PGF2 अल्फा क्या करवाएगा? संकुचन प्रक्रिया शुरुआत करवा देगा, ठीक है ना, संकुचन प्रक्रिया प्रारंभ। इसके बाद क्या? Cl नष्ट होने लग जाएगी, कार्पस ल्यूटियम का नष्ट होना तथा ऑक्सीटोसिन का स्तर 3 से 4 गुना बढ़ जाना। प्रसव करवाएगा तो ऑक्सीटोसिन जरूरी है, तो Cl नष्ट होगी और ऑक्सीटोसिन का स्तर 3 से 4 गुना बढ़ जाएगा।
ऑक्सीटोसिन तथा PGF2 अल्फा तथा एस्ट्रोजन के स्तर बढ़ने से गर्भाशय में संकुचन बढ़ना, जिससे भ्रूण गर्भाशय की भित्ति से अलग हो जाता। क्या क्या देखो, ऑक्सीटोसिन बढ़ेगा, PGF2 अल्फा बढ़ेगा, एस्ट्रोजन बढ़ेगा, तो घटेगा क्या, प्रोजेस्टेरोन घटेगा। ऑक्सीटोसिन बढ़ा, PGF2 अल्फा बढ़ा, एस्ट्रोजन बढ़ा, तो सबके बढ़ने से क्या होगा, गर्भाशय में संकुचन प्रक्रिया बढ़ जाएगी, जिससे भ्रूण गर्भाशय की भित्ति अलग हो जाती है। ठीक है ना। उसके बाद क्या होगा, सर्विक्स ओपन होगी। सर्विक्स का ओपन होना जिसे प्रसव की प्रथम अवस्था बोल सकते हैं अपन। ठीक है ना। ये तीनों अवस्थाएं अपन आगे पढ़ेंगे। सर्विक्स खुलने के बाद भ्रूण योनि में आना, इसके बाद भ्रूण का वल्वा से बाहर आना। प्रथम भ्रूण जैसे वल्वा से बाहर आता है इसे प्रसव की द्वितीय अवस्था बोलते हैं, और भ्रूण झिल्लियों का गर्भाशय से बाहर आना प्रसव की तृतीय अवस्था। एक बार शॉर्ट में समझिए क्या होता है। भ्रूण में ऑक्सीजन की कमी हुई, हाइपोथैलेमस उद्दीपन हुआ, हाइपोथैलेमस पीयूष ग्रंथि में उद्दीपन हुआ, पीयूष ग्रंथि से एड्रिनल कॉर्टेक्स में उद्दीपन, एड्रिनल कॉर्टेक्स से ACTH का बन गया। ऑक्सीजन की कमी, हाइपोथैलेमस में उद्दीपन पहले, फिर पीयूष ग्रंथि में उद्दीपन, फिर एड्रिनल कॉर्टेक्स के उद्दीपन से ACTH का बन गया। फिर जो एड्रिनो कॉर्टेकोइड बना है ना, वो प्रोजेस्टेरोन को एस्ट्रोजन में बदलेगा। फिर गर्भाशय की एंडोमेट्रियम से PGF2 अल्फा का स्त्राव होगा, जो संकुचन प्रक्रिया प्रारंभ करवा देगा। कार्पस ल्यूटियम का नष्ट होना तथा ऑक्सीटोसिन का स्तर 3 से 4 गुना बढ़ जाएगा। ठीक है ना। ऑक्सीटोसिन, PGF2 अल्फा तथा एस्ट्रोजन का स्तर बढ़ने से गर्भाशय में संकुचन प्रक्रिया का बढ़ जाएगा तथा भ्रूण और भित्ति अलग हो जाएंगे। वैसे अलग हुए जैसे सर्विक्स का खुल जाएगी, जिसे प्रसव की प्रथम अवस्था बोलते हैं। फिर भ्रूण योनि में आएगा। ठीक है ना। फिर भ्रूण वल्वा से बाहर आएगा, जिसे प्रसव की द्वितीय अवस्था बोलते हैं। इसके बाद क्या बोलते हैं, भ्रूण की झिल्लियों का गर्भाशय से बाहर आना प्रसव की तृतीय अवस्था। अब नीचे कुछ महत्वपूर्ण बात लिखी, इसको देखो। प्रसव के दौरान प्रोजेस्टेरोन का स्तर कम होता है, जबकि एस्ट्रोजन, ऑक्सीटोसिन, PGF2 अल्फा तथा रिलैक्सिन हार्मोन बढ़ता है। प्रोजेस्टेरोन का स्तर कम होता है, बाकी एस्ट्रोजन हो गया, ऑक्सीटोसिन हो गया, PGF2 अल्फा हो गया, रिलैक्सिन हार्मोन हो गया, इन सब का स्तर बढ़ेगा, केवल प्रोजेस्टेरोन का स्तर कम होगा। प्रोजेस्टेरोन कम, एस्ट्रोजन ज़्यादा, ऑक्सीटोसिन ज़्यादा, PGF2 अल्फा ज़्यादा, रिलैक्सिन ज़्यादा। ठीक है ना। बात करते हैं अब अपन प्रसव की अवस्था। प्रसव की कितनी अवस्था, मुख्य रूप से 3 अवस्था मानी जाती है, कोई कोई 4 भी मानते हैं, लेकिन अपन को 3 ही मानना। तो प्रसव की प्रथम अवस्था में क्या होता है, इससे स्टेज ऑफ सर्वाइकल डायलेशन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, इसे स्टेज ऑफ सर्वाइकल डायलेशन भी कहते हैं। यह 4 से 12 घंटे की होती है, और इसमें क्या होता है, फर्स्ट वाटर बैग बाहर आ जाता है, सेक्रोसियाटिक लिगामेंट ढीले हो जाते हैं। समझिए प्रसव की प्रथम अवस्था क्या है। इसमें क्या होता है, कोरियोअलेंटोइक झिल्ली से भरा प्रथम वाटर बैग होता है ना, कोरियोअलेंटोइक झिल्ली से भरा प्रथम वाटर बैग बाहर निकलता है। शिशु पेल्विक भाग में आ जाता है तथा प्रसव पीड़ा की शुरुआत में दर्द होना स्टार्ट हो जाते हैं। एक बार और सुनिएगा, कोरियोअलेंटोइक झिल्ली से भरा प्रथम वाटर बैग, इसमें क्या रहता है, कोरियोअलेंटोइक झिल्ली से भरा प्रथम वाटर बैग बाहर निकलता है तथा शिशु पेल्विक भाग में आ जाता है, और प्रसव प्रक्रिया मतलब जो दर्द होता है ना, प्रसव पीड़ा की शुरुआत हो जाती है। और जो प्रथम वाटर बैग है ना, वो कैसा दिखाई देता है अपन को, नीला अर्ध पारदर्शी झिल्ली तो दिखाई देता है। ठीक है ना। तो समझ में आया। स्टेज ऑफ सर्वाइकल डायलेशन भी कहते हैं, 4 से 12 घंटे की होती है। फर्स्ट वाटर बैग बाहर आ जाता है, सेक्रोसियाटिक लिगामेंट ढीले हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं अपन द्वितीय अवस्था। अब द्वितीय अवस्था क्या होती है, यह अवस्था 0.5 से 3 घंटे यानी कि आधे घंटे से लेकर 3 घंटे तक की हो सकती है। प्रसव की द्वितीय अवस्था कितनी, आधे घंटे से लेकर 3 घंटे तक की हो सकती है। इसमें सेकंड वाटर बैग आता है, जिसमें बच्चा होता है, जिसे एमनियोटिक बैग कहते हैं। पहले वाटर बैग को कोरियोअलेंटोइस, दूसरे में क्या होता है क्या, अब दूसरी अवस्था समझिए। देखो, इसमें भ्रूण जन्मनाल में आ जाता है दूसरे स्टेज में। ठीक है ना। एब्डोमिनल संकुचन शुरू हो जाता है, भ्रूण के पैर वो और वल्वा अपन को दिखने लग जाते हैं। ठीक है ना। फिटस के खुर एमनियोटिक बैग को फोड़ देते हैं। इतना कुछ नहीं, देखो मेन चीज़ ये देखिए कि अवस्था कितने समय की होती है। दूसरी पहली 4 से 12 घंटे की, सेकंड होती है आधे घंटे से लेकर 3 घंटे तक की। सेकंड वाटर बैग बाहर आता है, जिसमें बच्चा होता है। बच्चा कौन से बैग में होता है, सेकंड वाटर बैग में। ठीक है ना। और इसे एमनियोटिक बैग भी कहते हैं। इतना ही इसमें। ठीक है ना। इसमें बच्चे के खुर देखने लग जाते हैं अपन को, और बच्चे के खुर जब ये, ठीक है, द्वितीय अवस्था सुनिएगा, बच्चा जन्म नाल में आ जाता है। इसमें संकुचन प्रक्रिया प्रारंभ,
भ्रूण के पैर अपन को दिखने लग जाते हैं। पैर जैसे एमनियोटिक बैग को टच होते हैं तो फोड़ देते हैं, पैर के लगने से एमनियोटिक बैग फट जाता है। गर्भाशय में संकुचन प्रक्रिया बहुत तेज हो जाती है, ठीक है ना। और शिशुओं माँ से जुड़े प्लेसेंटा अलग हो जाती, कट हो जाती। शिशु और माँ जो प्लेसेंटा का जो जुड़ा होता है वो भी अलग अलग हो जाता है। प्रसव की तीसरी अवस्था आती है, इसे अपरा या प्लेसेंटा निकलने की अवस्था भी कहते हैं, ठीक है ना। तीसरी अवस्था में किसको, प्लेसेंटा निकलने की अवस्था को तीसरी अवस्था कहते हैं। तो प्लेसेंटा निकलने के लिए हार्मोनल कारक होते हैं। ऐसे तो नॉर्मली प्लेसेंटा 8 से 12 घंटे में बाहर आ जाता है गाय भैंस में, लेकिन इसके अलावा हार्मोन और यांत्रिक कारक से भी अगर नहीं आता तो फिर अपन हाथ डाल के भी निकालते हैं। तो हार्मोनल और यांत्रिक कारक की सहायता से प्लेसेंटा का बाहर आना, ठीक है ना। और प्रसव के बाद गर्भाशय का सामान्य आकार में आना, यूटेराइन इन्वोल्यूशन कर। देखो समझिए क्या होता है। प्रसव की प्रथम अवस्था में फर्स्ट वाटर बैग बाहर आता है, ठीक है ना, जिसे कोरियोअलेंटोइस झिल्ली से भरा हुआ होता है प्रथम वाटर बैग। 4 से लेकर 12 घंटे की होती है। स्टेज ऑफ सर्वाइकल डायलेशन भी कहते हैं। द्वितीय अवस्था आधे से लेकर 3 घंटे तक की होती है, ठीक है ना। सेकंड वाटर बैग बाहर आता है जिसमें बच्चा होता है, इसे एमनियोटिक बैग भी कहते हैं। प्रसव की तीसरी अवस्था को अपरा या प्लेसेंटा निकलने की अवस्था कहते हैं। अब कुछ महत्वपूर्ण बातें देखो। प्रसव के 8 से 10 दिन बाद गर्भाशय से आने वाला गंदा स्त्राव लोचिया कहलाता है। प्रसव हो गया उसके 8 से 10 दिन बाद तक, ठीक है ना। प्रसव के 8 से 10 दिन बाद गर्भाशय से आने वाला गंदा स्त्राव लोचिया कहलाता है, याद रखिएगा। प्रसव के 8 से 10 दिन बाद गर्भाशय से आने वाला गंदा स्त्राव लोचिया कहलाता है। अब बात आता है प्यूपेरियम या प्रसवोत्तर काल, ये क्या होता है इसको समझते हैं। प्यूपेरियम या प्रसवोत्तर काल क्या होता है। प्रसव की तीनों अवस्था के बाद मादा जनन अंग का अपनी सामान्य, यानी प्रसव की तीनों अवस्था कंप्लीट हो गए, उसके बाद जो मादा जनन अंग है ना वो नॉर्मल अपनी स्थिति में आते हैं, इसको बोलते हैं। तो इसमें क्या क्या होता है, इसमें पहले होता है यूटेराइन इन्वोल्यूशन, गर्भाशय का आकार में आना, गर्भाशय को वापस अपने सामान्य आकार में आना, यूटेराइन इन्वोल्यूशन। एंडोमेट्रियल रिपेयर, ठीक है ना, गर्भाशय की आंतरिक परत का सामान्य होना। ओवेरियन रिबॉन्ड, ठीक है ना, ओवेरियन रिबॉन्ड मध्य चक्र वापस से स्टार्ट होगा। बैक्टीरियल कंटामिनेशन, द्रव निकलना, ठीक है ना, गर्भाशय से जीवाणु संक्रमित द्रव निकलना की प्रक्रिया सम्मिलित। देखो तीनों अवस्था कंप्लीट हो गई, उसके बाद अंगों में जो जो चेंज हुए उनको नॉर्मल अपनी आकार में आना प्यूपेरियम या प्रसवोत्तर काल कहते हैं। जैसे यूटेराइन इन्वोल्यूशन क्या होता है, गर्भाशय का सामान्य आकार में आना। एंडोमेट्रियम रिपेयर, गर्भाशय की आंतरिक परत सामान्य होगी, रिपेयर होगी फिर से, है ना। ओवेरियन रिबॉन्ड, मध्य चक्र का शुरू होना। बैक्टीरियल कंटामिनेशन, द्रव निकलना आदि प्रक्रिया सम्मिलित थे इसमें, ठीक है। बाकी अपन देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।